हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। हमने पिछले पार्ट में 25 इम्पोर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चनों की बात की थी, तो उसे आगे आज बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा समानता, ऑप्शन बी है निरंतरता, ऑप्शन सी है वंशानुक्रम और ऑप्शन नंबर डी है हमारा युयुत्सा। ठीक है, युयुत्सा। ठीक है, तो यानी कि जन्मजात जो व्यक्ति गुण हैं वो किस किस का योगफल है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? वंशानुक्रम। तो सॉरी, अनुवांशिकता का विकास शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। इसी के द्वारा वंशानुक्रम का निर्धारण भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि वंशानुक्रम जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वी एन झा के अनुसार। वी एन झा के अनुसार क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वी एन झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति का जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये किसने कहा था? अभी ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वंशानुक्रम व्यक्ति का जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, किसने कहा था? तो ये वी एन झा के ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? यानी कि इसमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है हमारा क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी है हमारा गाल्टन, ऑप्शन सी है रॉस, ऑप्शन डी है वुडवर्थ। ठीक है, तो हमें इसमें से बताना है कि सृजन शास्त्र के पिता किसे माना जाता है या किसका नाम उससे जुड़ा हुआ है। तो हमारा आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन। तो इसका देखते हैं कि गाल्टन को सृजन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सृजन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ी को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे मानव जाति की नस्ल को सुधारा जा सके। यानी कि अगली पीढ़ी को किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है? यानी कि कौन सा अनुवंशिकता संबंधी कारक है? हेरिडिटी में हमें कौन सी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं? तो एक है आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, और अगला है हमारा समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति और चिंतन पैटर्न। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आंखों का रंग और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, ऑप्शन सी है हमारा समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति और चिंतन पैटर्न। तो ये हमें कौन सा अनुवांशिकता में मिलता है, इसको हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। आप देखते होंगे कि बहुत बार आंखों का जो कम दिखाई देना है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ ऐसे रोग होते हैं जो माता पिता से बच्चे को मिलते हैं। अनुवंशिकता के कारण आंख का रंग यहाँ पे भरा नहीं होगा, भूरा, नीला व अन्य प्रकार का हो सकता है, जबकि सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न वातावरण के कारण प्रभावित होता है। तो यानी कि आंखों का रंग जो है हमें किससे मिल जाएगा? आप सभी को पता है कि आंखों का रंग किससे मिल जाएगा, वो तो हमें जो माता पिता से मिलेगा, लेकिन बाकी जो सामूहिक कार्य में भागीदारी, यदि हमारा कोई फ्रेंड है वो सामूहिक कार्य में भागीदारी करता है तो हमें भी उसमें करना है, हम भी करने लगते हैं। तो एक यह मूल प्रवृत्ति है, वातावरण से प्रेरित है। इसके अलावा चिंतन पैटर्न, हमें जिस प्रकार का वातावरण मिलेगा हम उसी प्रकार के जो है चिंतन करने लगते हैं। अब अगला क्वेश्चन है समाजीकरण क्या है? तो समाजीकरण क्या है? यहाँ पे ऑप्शन ए है सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, और समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, और समाज के मापदंड के साथ अनुकूलन। तो ये हमारे 4 ऑप्शन यहाँ पे थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है?
व्यक्ति का समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन हो सामाजिकरण है। यानी कि व्यक्ति क्या करे कि समाज में किस प्रकार से अनुकूलन करता है या किस प्रकार से समाज के रीति रिवाजों को अडॉप्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन या समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, अर्थात समाजीकरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। इसके माध्यम से मानव अपने समूह एवं समाज के रीति रिवाजों, लोकाचारों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। तो ये हो गया समाजीकरण। कभी भी अगर हमारे पास समाजीकरण से क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग क्या, यानी कि ह्यूमन की जो कल्चर है उसको किस प्रकार से वो ह्यूमन जो है अडॉप्ट करता है, यानी कि जो हमारे पूर्वजों में कल्चर था वो कल्चर को हमने क्या कर लिया है, उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। तो इसका मतलब उन्हें समाज में रहने वाले नियमों का पालन कर लिया। तो ये समाजीकरण के अंदर आएगा, सोशलाइजेशन के अंदर इसको हम रखेंगे। ठीक है, तो समाजीकरण की कुछ एजेंसीज होती हैं, यानी कि कुछ हम बोल सकते हैं कि माध्यम होते हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि बच्चा जो है समाजीकरण करता है। तो इसमें से बहुत सारे सक्रिय, आप जब सोशलाइजेशन पढ़ोगे या आपने पढ़ा होगा बीएड के टाइम पे, तो आपने देखा होगा कि जो एजेंसीज हैं वो क्या होते हैं, एक सक्रिय होती है, एक निष्क्रिय होती है। तो इसमें से हमें ये पूछा गया है कि निष्क्रिय एजेंसी ऐसी कौन सी है या निष्क्रिय माध्यम ऐसा कौन सा है समाजीकरण में। तो परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय और स्वास्थ्य क्लब। तो इसमें से आपको ढूंढना है कि जो सोशलाइजेशन होगा व्यक्ति का, जो समाज में उसका समाजीकरण होगा, उसके लिए निष्क्रिय, जिसका ज़्यादा भागीदारी ना हो, ऐसा कौन सा एजेंसी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है, सार्वजनिक पुस्तकालय सही होगा। यानी कि ये क्या है, निष्क्रिय है। बाकी आप देखोगे कि परिवार में क्या रहता है, सक्रिय भागीदारी रहती है। ठीक है, और इको क्लब, जो भी क्लब हमारे पास बनते हैं बच्चों के, तो उसमें भी सक्रिय भागीदारी करता है। स्वास्थ्य क्लब भी एक प्रकार का इको क्लब ही इसको मान सकते हैं। तो इसमें बच्चा सक्रिय रहता है एकदम से, और लेकिन जो सार्वजनिक पुस्तकालय है उसमें बच्चा निष्क्रिय हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं माध्यम तो है लेकिन सक्रिय माध्यम नहीं है, बल्कि क्या है, निष्क्रिय माध्यम है। ठीक है, तो इसका देखेंगे कि परिवार, इको क्लब, स्वास्थ्य क्लब, समाजीकरण सक्रिय संस्थाएं हैं जहां व्यक्ति दूसरों के साथ संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक बनता है तथा अपने विचारों के को दूसरों के साथ बांटता है। परंतु यह सार्वजनिक पुस्तकालय में अधिक संभव नहीं होता है, इसीलिए इसको निष्क्रिय कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। यानी कि इसमें से ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन जो है विकास के लिए उचित है या प्रॉपर है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो विकास के लिए क्या उचित है, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो इसमें से हमने ढूंढना है कि विकास के संदर्भ में क्या सही है, उचित ढूंढना है। यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है कि क्या उचित है या उचित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन में हमें पूछा गया है। एग्जाम में जब हम जाते हैं तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हम इस प्रकार के क्वेश्चनों में होते हैं। हमसे पूछा जाता है कि क्या उचित नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्या उचित है पढ़ते हैं, बस उससे पहले का नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था, कौन सा उचित है पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या था हमारा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। ठीक है, किस प्रकार से करता है, तो विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है। ये हम सभी जानते हैं। विकास कई प्रकार से होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षिक विकास आदि। अतः सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। ठीक है, अगला है, परिवार एक साधन है। किस चीज का साधन है परिवार, औपचारिक शिक्षा का साधन,
फर्स्ट ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा का साधन, औपचारिक शिक्षा का साधन, गैर औपचारिक शिक्षा का साधन और दूरस्थ शिक्षा का साधन। ठीक है, तो इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है कि परिवार किस प्रकार का साधन है। तो ऑप्शन नंबर ए परिवार एक क्या है, ऑप्शन ए क्या था हमारा, अनौपचारिक। तो अब अनौपचारिक ये क्या है, एक अनौपचारिक माध्यम है। तो औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है, तो औपचारिक मीन्स जहाँ पे प्लेस टाइम ये सब फिक्स हो। औपचारिक जैसे स्कूल हो गया, हमारे स्कूल विद्यालय हो गए, है ना। अनौपचारिक में क्या हो गया, जैसे चलते चलते हमें कोई रास्ते पे सीखने को मिल जाता है रास्ते पे चलते हुए, तो वो अनौपचारिक है, यानी कि जिसका स्थान और समय निश्चित नहीं होता है, वो अनौपचारिक होता है। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा आप समझते ही हैं जिस प्रकार से ओपन चलता है। तो परिवार ही बालक का प्राथमिक विद्यालय होता है, माता पिता को बालक के प्रारंभिक शिक्षक माने जाते हैं। इससे ज्ञान अनौपचारिक होता है तथा इसी ज्ञान से बालक में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। तो इसमें से मिलान करना था। ठीक है, तो मिलान क्या था, शारीरिक विकास किसके, वातावरण से, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से संबंधित, सामाजिक विकास वातावरण, संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो किसका नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। स्किनर व हैरी मनल के शब्दों में वातावरण और संगठित साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक के सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला है बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने कहा था। तो कभी कभी हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, तो जिन्होंने ये कहा था कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। तो पावलोव है, स्किनर है, पियाजे है, कोहलरबर्ग है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी पियाजे सही होगा। तो पियाजे के अनुसार क्या है, पियाजे ने कहा था कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यानी कि बच्चे की समझ जिस प्रकार की होगी और उसी प्रकार के थॉट्स किसके बारे में बनाएगा, पूरे संसार के बारे में बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, जब आपने देखा होगा, यानी कि आपने पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ा होगा, तो उसके अंदर स्कीमा आता था, तो वो क्या कहलाता है। तो ठीक है, तो स्कीमा बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो स्कीमा में किस प्रकार से बदलाव होता है उसको क्या कहते हैं। तो अनुकूलन, आत्मसात्करण, समायोजन और अहम केंद्रता, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी है। तो इसका भी हम देख लेते हैं कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। समायोजन से तात्पर्य नवीन अनुभवों की दृष्टि से वर्तमान स्कीमा बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने, विस्तार करने या परिवर्तन करने से संबंधित होते हैं। यानी कि हमारे पास यदि कोई अवधारणा है कि हम मान लेते हैं कि कौवे का रंग काला है, ठीक है, तो हमने ये अवधारणा बना ली, हमारे दिमाग में स्कीमा बैठ गया है, कौवा कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, तो हम कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम लोग क्या कर देखते हैं कि अलग अलग कलर के भी कौवे हो सकते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में आपको देखने को मिलता है कि कौवे का रंग भी कुछ परिवर्तित हो गया है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि कौवे का रंग काला हो, कौवे का रंग क्या है कि अदर कलर का भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, स्कीमा में परिवर्तन आ गया, तो उसके जो सोचने का तरीका उसने समायोजन कर लिया उसके दिमाग में कि कौवे का रंग अदर चीज भी हो सकती है या अदर कलर का भी हो सकता है कौवा। अगला है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है ... कौन से। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया गया, 2 से 7 वर्ष के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पियाजे के अनुसार। ठीक है, अगला है ऑप्शन नंबर ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था।
ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, आप सभी को पता होना चाहिए। पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटकर की है, जो इस प्रकार से, ठीक है। तो संवेदीगात्मक अवस्था कब है? 0-2 वर्ष तक, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से? 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब है? 7 से 11 वर्ष तक। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब तक है? ये 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्व, अगला क्वेश्चन है पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में किस प्रकार का संज्ञात्मक योग्यता आती है, संज्ञानात्मक योग्यता उसके अंदर आती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है हमारा अमूर्त चिंतन की योग्यता। ऑप्शन बी है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात की गई है, जहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात में हमने क्या देखा था, कब तक की? 2 से 7 वर्ष देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पूर्व संक्रियात्मक काल में जो संज्ञानात्मक योग्यता होती है वो क्या आती है। तो इसमें से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 वर्ष तक माना गया है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे अहम केंद्रित हो जाते हैं, वे चीज़ों को स्वयं से संबद्ध करके देखने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता सीख लेते हैं। उसी अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अगला, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? नंबर 1 है संतुलन, दूसरा है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, अगला है मानसिक प्रारूपों या स्कीमाज का समायोजन, और नेक्स्ट है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो इसमें से अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया। तो देखिए, सामाजिक और भाषा वाले कभी भी कोई रीजन अगर पूछा जाता है तो उसमें आपको लेव वाइगोत्स्की को सेलेक्ट करना है, सामाजिक और भाषा के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के देखिए, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो इसमें अलग अलग विधियां दी गई हैं। नंबर 1 है सहयोगी प्रोजेक्ट, नंबर दूसरा है मानकीकृत परीक्षण, नंबर 3 है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, नंबर 4 है वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे कि वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। कभी भी उनको याद किसके लिए रखा जाता है? सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए उनको याद रखा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच और व्यवहार में क्या करता है? निरंतर बदलाव लाता है। इसके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। अतः इस सिद्धांत में विश्वास रखने के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि सहयोगी आपस में कोऑर्डिनेशन के द्वारा हम किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं तो हम उसकी ओर जाएंगे, ठीक है। अगला, कोहलर वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किस से संबंधित है? यानी कि कोहलर वर्ग का जो डेवलपमेंट का थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है? तो जो कोहलर वर्ग था उसने किससे संबंधित था?
भाषा विकास से संबंधित था, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित था, नैतिक विकास से संबंधित था और सामाजिक विकास से संबंधित था। तो हमें ऑप्शन एक ही चूज करना है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लॉरेंस कोहलरवर्ग ने 10 से 16 वर्ष, यहाँ पे बीच में डैश होगा, ठीक है, 10 से 16 वर्ष की उम्र में बच्चों के व्यवहार का विश्लेषण किया तथा जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित तथा परिमार्जित किया, यानी कि उसमें क्या किया, उसने परिवर्तन किया। कोहलरवर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख स्तर को माना है, ठीक है। तो अब वो प्रमुख स्तर कौन से हैं? पूर्व परंपरागत स्तर या प्राक रूढ़िगत स्तर भी बोलते हैं, पर परंपरागत स्तर, रूढ़िगत नैतिक स्तर भी बोलते हैं, उत्तर रूढ़िगत स्तर या उत्तर परंपरागत स्तर भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे किस चीज़ के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास, ठीक है। तो ये किसके क्षेत्र में जाना जाता है? ये जाने जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानात्मक विकास। बालकों के ज्ञानात्मक विकास के परीक्षण के लिए पियाजे की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास को प्रमुख 4 भागों में बांटा है, ठीक है। तो कौन कौन से प्रमुख 4 चरण हैं? तो पहला है संवेदनात्मक गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, ठीक है। तो ये आपने ऊपर भी देखा था और यहाँ पे भी इसका अध्ययन कर लिया है। पियाजे के क्वेश्चन को इसलिए ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि पियाजे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए है संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, तो सी अवस्था कौन सी होगी, यानी कि तीसरी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो है ये क्वालिटीज डेवलप कर लेता है, ठीक है। चतुर्थ अवस्था में बालक में चिंतन एवं क्रमबद्धता आ जाती है तथा अमूर्त एवं तर्क परिपक्व नैतिक चिंतन का विकास हो जाता है, ठीक है। कोहलरवर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य होती है? ठीक है, नैतिकता बाह्य मतलब ज्यादा। पूर्व परंपरागत अवस्था, पारंपरिक अवस्था और पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि लॉरेंस कोहलरवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी पे है पारंपरिक अवस्था, उसमें क्या आ जाएगा कि जो नैतिकता बाह्य होती है, ज़्यादा होती है, तो वो पारंपरिक अवस्था में। अगला, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो ये ऊपर भी आ गया था, आपका क्या हो जाएगा इसमें सीधे क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, तो ये संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हो जाएगा पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था, ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। तो द्वितीय अवस्था कौन सी? ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पियाजे के अनुसार द्वितीय अवस्था कौन सी होती है? द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कब से कब तक होती है? तो 2 से 7 वर्ष की बीच में होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, मानव के ज्ञानात्मक यानी कि मानसिक विकास की मूर्त अवस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया जाता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि कौन से वर्ष में जो है आता है। तो लगभग 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक, लगभग 7 से 11 वर्ष तक, लगभग 12 से 15 वर्ष तक। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मानव के ज्ञानात्मक या मानसिक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सामान्यतः लगभग 7 से 11 वर्ष तक की आयु काल को शामिल किया जाता है।
पियाजे के अहम केंद्रिता क्या है? पियाजे के अनुसार अहम केंद्रिता किसे कहते हैं? ठीक है, अहम केंद्रिता देखेंगे तो वातावरण ज्ञान का केंद्र, बालक विश्व का केंद्र है तथा हर चीज उसके इर्द गिर्द है, संवेदी गामक अवस्था है, इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रिता या इको सेंट्रलाइजेशन से तात्पर्य बालक की इस मान्यता से होता है कि सभी व्यक्तियों की घटनाओं के संबंध में ठीक वही विचार हैं जो मेरे विचार हैं। बालक समझता है कि वह विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है, यानी कि जो बालक के द्वारा अनुमान लगाया गया है वही सही है, बाकी कुछ भी इस संसार में सही नहीं है। पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? तो स्थूल अवस्था में, औपचारिक प्रक्रिया में, पूर्व प्रक्रिया में, संवेदी पेशी प्रक्रिया में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण स्थूल प्रक्रिया अवस्था या मूर्त संक्रिया अवस्था में होता है। यह अवस्था लगभग 7 से 11 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बालक योग्यताएं हासिल कर लेता है। कौन कौन सी? 3 योग्यताएं कौन कौन सी हासिल करता है? नंबर 1 है विचारों की विलोमीयता, दूसरा संरक्षण तथा क्रमबद्धता, तीसरा है पूर्ण अंश संप्रत्ययों का उपयोग। किस प्रकार से पूर्ण से अंश की ओर विकास होता है या कौन सी चीज़ें जो है संरक्षण करना चाहिए और विचारों की जो आपस में विलोमिता है उसको डेवलप कर लेता है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चे जब सीखते हैं तो उनके लिए आकर्षक पुरस्कार, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रत्यक्ष प्रयोग किए जाएं, बच्चे जन्म से शैतान हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, या बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो इसमें से आपने सही ऑप्शन बताना है। वाइगोत्स्की के बारे में जब भी आपको कोई चीज़ बतानी होगी तो लैंग्वेज और सोशल डेवलपमेंट वाला उनका जो थ्योरी थी उसे रिलेटेड थे, तो आप कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज और सोशल डेवलपमेंट होगा उसकी ओर जाएंगे। तो अब हम ऑप्शन नंबर देखते हैं डी की ओर जाएंगे, क्योंकि वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। वस्तुतः वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उनके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है, तो वो क्या भिन्नता है? व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उसका दृष्टिकोण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के दृष्टिकोण में एक प्रमुख भिन्नता है भाषा एवं चिंतन के बारे में। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये किसके अनुसार है? वाइगोत्स्की के अनुसार है कि जो उसका संज्ञानात्मक डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसका सीधे सीधे लैंग्वेज से फर्क पड़ता है, जबकि पियाजे संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव को नहीं मानते। उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलर वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो कोहलर वर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोहलर वर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। कोहलर वर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। अगला है ऑप्शन डी, कोहलर वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। कोहलर वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना यह है कि उन्होंने पियाजे के सिद्धांत की ही नकल किया है तथा दूसरी आलोचना देखेंगे नकल क्या है, तथा दूसरी आलोचना यह है कि
इन्होंने पुरुषों व महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। किस प्रकार से सांस्कृतिक रूप से अलग अलग होते हैं पुरुष और महिलाएं, तो उनके सोचने का तरीका भी किस प्रकार से अलग होता है। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चनों की जो 50 क्वेश्चनों की इम्पोर्टेंट सीरीज थी वो कंप्लीट होगी। अगर किसी ने पहले सीरीज को नहीं देखा है 1 to 25 क्वेश्चनों की, तो वो जो है देख सकते हैं चैनल में जाके। थैंक यू सो मच।